हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स, यानी पिछले एक सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स उन सबको संक्षेप में यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ये 16 से 22 अक्टूबर तक के तमाम करंट अफेयर्स को लेंगे हम लोग। और आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, अदालत के इंपॉर्टेंट फैसले, इन सब पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का है ये। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम के बारे में कहा कि बदलाव करना संसद का काम है? आंसर का स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदी में कहेंगे इसे विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, तो यहाँ पर बात थी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कब? 17 अक्टूबर को। और 5 जजों की संविधान पीठ थी, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो इसने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव हम नहीं कर सकते हैं, ये काम संसद का है। और लेकिन जो समलैंगिक हैं या कहें LGBTQ+ जो कम्युनिटी है, उन सब के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत सारी बातें भी कहीं कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से पहले या FIR दर्ज करने से पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक कमेटी भी बनाने का आदेश दिया इस अदालत ने कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में। और वो जो समलैंगिक लोग हैं उन सब के अधिकारों को लेकर बात करेगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात, कौन कौन से जज थे जो ये महत्वपूर्ण फैसला देने वाले लोगों में? तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा। तो ये सब थे, इंपॉर्टेंट एक फैसला हुआ है। डिटेल जानना है तो आप डेली वाला जो वीडियो है ना पिछला, वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि की है, बढ़ोतरी कर दी है। तो 2024-25 सीजन के लिए गेहूं की MSP क्या है, क्या रहेगा? आंसर होगा 2275 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो ये रबी मार्केटिंग ईयर 2023-24 उसके लिए ये है। और किन फसलों की कितनी MSP बढ़ाई गई है, कितनी कर दी गई है? जैसे गेहूं की है 2275 रुपये, जौ की 1850 रुपये प्रति क्विंटल, चना का 5440 रुपये, दाल मसूर ये 6425 रुपये 6425 रुपीज़, रेपिसीड सरसों 5650 रुपीज़ पर क्विंटल, और कुसुम 5800 रुपये प्रति क्विंटल ये बढ़ोतरी की गई है। ओके, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने जारी किया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 18 अक्टूबर को ये लॉन्च किया राष्ट्रपति ने पटना में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का बजट बताएं, कितना है बजट, कितना तय किया गया है? आंसर होगा 1.63 लाख करोड़ रुपए, यानी 1,63,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये रोड मैप कब तक के लिए है? तो 2023 से लेकर 2028 तक के लिए है, यानी 5 वर्षों के लिए। और अगले 5 साल में फसलों का विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संरक्षण, जलवायु के अनुकूल कृषि, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार हम कौन सी कृषि कर सकते हैं, इन सब विषयों पर जोर दिया जाएगा और खेती को, कृषि को बेहतर करने के लिए कोशिश की जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिहार के 75% जो लोग हैं उनकी आजीविका का जो आधार है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, इस पर मैंने डिटेल बताया हुआ है कल का जो करंट अफेयर्स था डेली का, उसमें। ओके, तो ये चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप है। पहला कब आया था? तो 2008 में आया था और 2012 तक का था। ओके, दूसरा एग्रीकल्चर रोड मैप ये 2012 में लॉन्च हुआ था, 2017 तक के लिए था। तीसरा 2017 में लॉन्च हुआ, 2023 तक के लिए था। और चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 में लॉन्च हुआ है और 2028 तक के लिए ये बनाया गया है। ओके, तो बिहार की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार, और राजधानी है पटना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2023 में कौन से 3 जिलों या कहें नए जिलों के गठन की घोषणा की है? आंसर है मलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन।
तो ये 3 नए ज़िले हैं, इसकी घोषणा की गई है। देखिए चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, ओके, उससे पहले ही घोषणा कर दी गई है। तो वहाँ पर इन तीनों को मिलाकर अब राजस्थान में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या होगी वो 53 होगी। ठीक है, इससे पहले अगस्त में भी वहाँ 19 नए ज़िले बनाए गए थे, 50 संख्या थी, और अब 53 हो गई है। किन किन ज़िलों से अलग होगा ये आप देख रहे हैं। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, और ये है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट जो वीकली है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। इससे आपको पता चलेगा कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी। और PDF वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, और इस मेंबरशिप के ज़रिए ये होता है कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो जाती है। तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है। तो इसके ज़रिए अगले 1 साल यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, ये सब करंट अफेयर्स का है। और इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही मामूली सी रकम है, प्राइस है उसका। तो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ओडिशा का नया राज्यपाल अक्टूबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रघुवर दास। ठीक है, किसकी जगह ले रहे हैं वो, या ले लिया उन्होंने? तो गणेशी लाल की जगह रघुवर दास। इससे पहले वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में। ठीक है, झारखंड यहाँ पर है, और अब ये ओडिशा यहाँ के गवर्नर बना दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति का मतलब राष्ट्रपति के आदेश से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ओडिशा की बात कर लें, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त नवीन कुमार। ठीक है, नवीन कुमार पटनायक, नवीन पटनायक कहेंगे हम, और राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा का नया राज्यपाल अक्टूबर 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। त्रिपुरा यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, और किसकी जगह ली है इन्होंने? सत्यदेव नारायण आर की जगह ली है गवर्नर के तौर पर त्रिपुरा के, और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर थे इससे पहले। त्रिपुरा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा, और राजधानी है अगरतला। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होती है? अनुच्छेद 157 के अनुसार एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तभी है जब वो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष की पूरी कर ली हो उस व्यक्ति ने, किसी राज्य या विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी बनने से पहले उनको त्यागपत्र देना होगा अगर इन दोनों में से किसी के मेंबर हैं तो। लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर बन रहा है। ठीक है, चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि है 418 फीट ऊंचा, तो किस बॉर्डर पर फहराया गया? आंसर होगा अटारी बाघा बॉर्डर। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। तो उन्होंने 19 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। ओके, और ये पाकिस्तानी ध्वज से 18 फीट ऊंचा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर बॉर्डर है, ठीक सामने वहाँ से पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है और इस तरफ भारत का है, तो दोनों के झंडे लगे हैं अपने अपने इलाके में। तो इससे पहले क्या था, पाकिस्तान का झंडा ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन अब भारत का झंडा ज़्यादा ऊंचा हो गया है। उसकी ऊंचाई है 418 फीट ज़मीन से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये वाघा अटारी बाघा बॉर्डर जो कहाँ पर है? पंजाब में है, अमृतसर ज़िले में है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, मित्रों को। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किन नए खेलों को शामिल करने का फैसला किया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। 5 तरह के खेल हैं। कौन कौन? बेसबॉल या सॉफ्टबॉल एक हुआ, दूसरा है लेक्रोस, तीसरा क्रिकेट है, चौथा स्क्वैश है, और 5वां है फ्लैग फुटबॉल। तो ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं और नीचे उस स्पोर्ट्स का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये 5 तरह के खेल हैं जिनको शामिल कर लिया गया है ओलंपिक में
जो 2028 में होने वाला है LA में, यानी लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ठीक है, तो वहाँ ये मतलब ओलंपिक में ये सब खेल नहीं होते थे पिछले कई वक्त से, बहुत लंबे समय से। ठीक है, जैसे क्रिकेट, वो तो 128 साल बाद खेला जाएगा 2028 में, तो इस तरह की बात है। बाकी की जो पहले से खेल हो रहे हैं वो सब तो खेल होते रहेंगे। ओके, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के 141वें 141st सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है? आंसर होगा मुंबई में आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 15 से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये पूरी दुनिया के जो ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। किसके द्वारा? पियरे डी कुपार्टिन के द्वारा। मुख्यालय कहाँ पर है? तो लॉजिन, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच है। ओके, थॉमस बाच, नॉर्वे और वर्तमान अध्यक्ष हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय ने FIDE अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है? आंसर होगा रौनक साधवानी। 17 वर्ष के हैं, नागपुर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? ये क्या बात हो रही है क्वेश्चन में? दिव्यांगजनों के लिए हो रही है बात। आंसर का ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को किया है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। राजधानी भोपाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड लेते हैं। और अवार्ड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, और सबसे प्रमुख तो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए उससे सम्मानित किया? आंसर होगा वहीदा रहमान। ठीक है, अभी ये पिछले सप्ताह ही ये अवार्ड दिया गया है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कौन सा हुआ है? तो 53वां है। ओके, 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और ये अवार्ड 2021 वर्ष के लिए दिया गया है, जो कि 2023 में दिया गया। ठीक है, वहीदा रहमान, वो उनका फिल्मी करियर 5 दशकों तक का रहा है। ढेर सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक बार पूरी लिस्ट दिखा देते हैं, जो अब तक जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट ये रही। आप PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट दिया हुआ है। पहला किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ठीक है, अभी किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया है 2021 के लिए। उससे पहले आशा पारिक को दिया गया था 2020 के लिए। ओके, तो पूरी लिस्ट ये देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया है? आंसर होगा अल्लू अर्जुन। किस फिल्म के लिए? फिल्म पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 में बेस्ट एक्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये फिल्म 2021 में आई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है? आंसर होगा आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को यह अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है बेस्ट बेहतरीन एक्टिंग के लिए, और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फीचर फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर होगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन, उनके जीवन पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर R माधवन थे, और भूमिका भी उन्होंने नंबी नारायण की खुद निभाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता? आंसर होगा RRR। ठीक है, RRR मूलतः तेलुगु में बनी थी, और अलग अलग भाषाओं में भी इसको लॉन्च किया गया था। और इसके डायरेक्टर थे SS राजामौली, जो कि अवार्ड ले रहे हैं राष्ट्रपति से। ये रहा संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? बेस्ट हिंदी फिल्म की बात हो रही है। आंसर होगा सरदार उधम। ठीक है,
ये पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। अब पूरी लिस्ट देख लेते हैं जो फीचर फिल्म की श्रेणी में, ये जो अलग अलग भाषाओं की लिस्ट ये रही। हिंदी में सरदार उधम, असम में अनुर, बंगाली में काल कोखो, गुजराती में लास्ट फिल्म शो, कन्नड़ में 777 चार्ली, मैथिली में समानांतर, मराठी में एकता के जाला, मलयालम में होम, मैतेलोन में एक होएगी यम, ओडिया में प्रतीक्षया, तमिल में कदैसी ववसाई और तेलुगु में उप्पेन को ये अवार्ड मिला है अलग अलग भाषाओं में। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर पूरी लिस्ट भी बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर बनी किस फीचर फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड जीता है? आंसर होगा द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, इसके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री थे। अब पूरी लिस्ट है फीचर फिल्म अवार्ड से रिलेटेड। एक तो भाषाई का तो अलग लिस्ट दे दिया था, और ये फीचर फिल्म अवार्ड की पूरी लिस्ट है। फीचर फिल्म वो होती हैं जो जिनको कमर्शियल एंगल से बनाया जाता है पैसे कमाने के लिए। ओके, नॉन फीचर फिल्म वो है जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की होती है या फिर उसका मूल उद्देश्य रुपए कमाना नहीं होता नॉन फीचर फिल्म में। ठीक है, तो ये फीचर फिल्म है, तो ये सब पूरी लिस्ट रही। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबर इफेक्ट, बेस्ट डायरेक्शन का निखिल महाजन गोदावरी द हॉली वाटर के लिए, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट और कृति सेनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिला है फिल्म मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए। बाकी ये पूरी लिस्ट रही, जैसे फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को मिला है। ओके, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मेल का ये काल भैरव को मिला है। बाकी पूरी लिस्ट ये रही। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नॉन फीचर फिल्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में किस नॉन फीचर फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर होगा एक था गांव। क्या नाम है? एक था गांव, और इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सृष्टि लखेरा। ये उत्तराखंड के टिहरी ज़िले और मतलब पहाड़ से रिलेटेड है, कैसे वहाँ पर जो पहाड़ छोड़ छोड़ के लोग बाहर निकल रहे हैं, पूरा पहाड़ खाली हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उसी पर ये कहानी है, फिल्म है। ओके, तो नॉन फीचर फिल्म की पूरी लिस्ट अवार्ड की ये रही, आप देख सकते हैं। सृष्टि लखेरा को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के लिए मिला है एक था गाँव। बाकी पूरी लिस्ट ये रही। एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ये बस, बाकी जो मैंने क्वेश्चन में दिया था वो बस था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति ने 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किस पुस्तक और उसके लेखक को दिया है? आंसर का म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके लेखक हैं राजीव विजयकर। ये बुक है, राजीव विजयकर ने लिखा है, और इसे ये बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है 69th ये नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस एक्टर को 54th भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान किया? आंसर होगा माइकल डगलस। ठीक है, क्या नाम है? माइकल डगलस। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। तो ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये गोवा में होगा 20 से लेकर 28 नवंबर तक। तो उसी के दौरान इनको सम्मानित किया जाएगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो इसके रॉकेट की लॉन्चिंग कहाँ से की गई? आंसर होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1। ठीक है, 21 अक्टूबर को ये लॉन्चिंग की गई, और ये लॉन्च होकर और ये गिरा कहाँ पर? 14 किलोमीटर दूर समुद्र में, और 10 किलोमीटर दूर जो है ना उसका जो ये एक कैप्सूल है, एस्केप जो सिस्टम है, वो गिरा 10 किलोमीटर दूर, और बाकी रॉकेट का हिस्सा अलग अलग दूर गिरा, कुछ तो 6 किलोमीटर दूर और कुछ 14 किलोमीटर दूर। तो श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया और फिर उसका जो क्रू मॉड्यूल है, जो ये देख रहे हैं क्रू मॉड्यूल, ये वाला, ठीक है, पैराशूट से नीचे आया और यहाँ बाद में इसको फिर नेवी के जहाज़ से इसको निकाल के फिर वापस ले जाया गया है और टेस्ट किया गया कि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री होंगे भारतीय, जब मतलब उड़ तो जाएंगे अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के तहत, जो कि 2024 के लास्ट में या 2025 के शुरुआत में लॉन्च होना है गगनयान, जो ह्यूमन मिशन है वो। तो उससे पहले ये टेस्ट हो रहा है कि अगर ह्यूमन वहाँ से आएंगे तो लौटते समय कोई नुकसान ना हो, तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय यानी कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस शहर में बना है? आंसर होगा मसूरी, उत्तराखंड में। और संग्रहालय का नाम क्या है म्यूजियम का? जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। ठीक है, ये मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही जो माउंटेन है एवरेस्ट, उसका नाम पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल या कहें एमएस गिल, उनका निधन हो गया 15 अक्टूबर 2023 को। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? इसमें से आंसर होगा पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिल चुका है। और ये मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं। पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी थे और 1996 से 2001 के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRST की ट्रेन का उद्घाटन किया, तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है? आंसर होगा नमो भारत, या कहें इसको रैपिड एक्स, ये भी कह सकते हैं इसको। तो 20 अक्टूबर को इन ट्रेनों का उद्घाटन किया गया दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर पर। टोटल 8 कॉरिडोर बनने हैं, उनमें से एक कॉरिडोर का कुछ हिस्सा बना है, तो उसका उद्घाटन ये किया गया है। अब अगला सवाल है कि कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन, किस स्टेशन पर? तो आंसर होगा साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। पहली नमो भारत ट्रेन है, ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर शुरू हुई है। वैसे तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की जो लंबाई है 82 किलोमीटर है, लेकिन 17 किलोमीटर के खंड में ही शुरुआत हुई है। 16 स्टेशन है और ये इसको समझ लीजिए कि मेट्रो स्टेशन है उसका बेहतर रूप है। ठीक है, और ये ट्रेन खास बात है, डिजाइन गति है 180 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेशन गति यानी चलते समय 160 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया, लॉन्च किया? आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के कई जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया इन्होंने और उसमें युवाओं को रोजगार और उनकी जो स्किल है उसको बेहतर करने का काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF के गठन को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा ये और भी दोनों यानी 3 है, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों के लिए ये मंजूरी दी गई है। एक स्पेशल फोर्स होगा और इसकी मंजूरी NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पहले दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार किस शहर को देश का पहला वेटलैंड सिटी बनाने का प्रयास कर रही है, शुरू किया काम? आंसर का उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में कई सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध मताई झील, रंग सागर झील और स्वरूप सागर झील। तो उसको पर्यटन के तौर पर बेहतर किया जाए, उसके लिए ये काम तय किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कौन बने हैं? आंसर होगा अरिंदम बागची। ठीक है, किसकी जगह? तो इंद्रमणि पांडे की जगह उनको जिनेवा भेजा गया है। स्विट्जरलैंड में है ये जिनेवा। और आप सोच रहे होंगे कि अस्थायी प्रतिनिधि तो रुचिरा कंबोज। तो देखिए क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय तो है
न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और मेजर डिसीजन वहीं पर होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है ना, उसके लिए तमाम ऑफिसेज वो जिनेवा में है। और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जैसे WTO, WHO, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वहीं पर यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो जिनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र का एक ऑफिस है वो। ठीक है, तो जिनेवा में लगभग 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 180 अस्थायी मिशन और 400 से अधिक गैर सरकारी संगठन हैं। इनमें WHO, WTO, WMO, ILO, UNAIDS, UNHRC, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जैसे बड़े बड़े संगठन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA का उसकी 23वीं मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग अक्टूबर 2023 में कहाँ पर हुई? also कोलंबो, श्रीलंका में आयोजन हुआ है। ये 23वीं COM की मीटिंग हुई है मंत्रिपरिषद की। ओके, और कब हुए? 11 अक्टूबर को कोलंबो में ये आयोजन किया गया है। और मीटिंग की थीम क्या थी? मीटिंग की थीम थी क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना। देखिए, ये हिंद महासागर से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा, उसको लेकर है। स्थापना हुई थी इस एसोसिएशन की 7 मार्च 1997 में। सचिवालय मॉरिशस में है। एपिन साइबर सिटी में हिंद महासागर को लेकर एक अंतर सरकारी संगठन, इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, वर्तमान में 23 सदस्य हैं और 11 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, और विदेश मंत्रियों का एक परिषद है। और इसके मेंबर कंट्री जो मेरे बगल में देख रहे हैं कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, ठीक है, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। बाकी डायलॉग पार्टनर हैं ये। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। हमने विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग अलग किए हुए हैं क्योंकि मर्ज होने पर विदेश से बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग ही हमने रखा हुआ है, इसलिए ये अलग क्वेश्चन आपको दिखता हो। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत के किस पड़ोसी देश ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली है? आंसर का चीन। ठीक है, तो अमेरिकी सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की। अमेरिका का जो सैन्य मुख्यालय पेंटागन, तो उसकी ओर से ये रिपोर्ट जारी हुई है कि वो लगातार बढ़ाता जा रहा है, 500 संख्या कर ली है और अगले कुछ साल में ये उसकी प्लानिंग है कि और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। ठीक है, 2030 तक वो चाहता है कि 1000 परमाणु हथियार उसके पास हो और 2035 तक तो 1500 परमाणु हथियार रखना चाहता है। तो इस तरीके से साइलो बनाए हैं, यानी गड्ढे बनाए हैं वहीं पर परमाणु हथियार रखने के लिए। ये सब इस तरह के ये बनाए गए वहाँ पर। ठीक, और अगर बात करेंगे सिपरी की जो रिपोर्ट आई थी कुछ वक्त पहले, उस समय ये उसके अनुसार चाइना के पास 410 ये परमाणु हथियार थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ के 500 हो गई है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ठीक है, 500। वैसे सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं वो रशिया के पास है, उसके बाद USA के पास है, फिर चाइना आता है, फ्रांस आता है। भारत के पास इस रिपोर्ट के अनुसार 164 परमाणु हथियार हैं। अगला क्वेश्चन, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा के किस अस्पताल में मिसाइल हमले से करीब 500 लोगों की मौत हुई? आंसर होगा अल अहली अस्पताल। ठीक है, अल अहली अस्पताल। देखिए, ये दावा किया गया हमास के द्वारा कि इजराइल ने हमला किया है। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से भी कहा गया कि ये हमला इजराइल की ओर से किया गया। हालांकि इजराइल का कहना है कि ये जो हमला है उसमें इस्लामिक जिहाद नाम का कोई संगठन है, उसका ये हाथ है और उसने रॉकेट फायर किया था इजराइल की ओर, लेकिन वो मिसफायर होकर वहाँ फट गया। ठीक है, जो भी हो, लेकिन इसकी खबर, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर बहुत दुख जताया, इतने लोगों की मौत हुई वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इजराइल हमास युद्ध के दौरान अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश की यात्रा की? आंसर होगा इजराइल। इजराइल की उन्होंने यात्रा की। 17 अक्टूबर को पहुँचे
और वहाँ हालांकि उसके बाद वो जॉर्डन, मिस्र, फ़िलिस्तीन वहाँ जाने वाले थे नेताओं से मुलाकात करने, लेकिन गजा का जो अल अहली अस्पताल पर जो हमला हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से थोड़ा टेंशन हो गया और दौरा रद्द करना पड़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के 41 यानी 41 राजनयिकों को अक्टूबर 2023 में भारत छोड़ना पड़ा, जिनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भारत सरकार ने वापस लेने की बात कही थी? आंसर होगा कनाडा। कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या के बाद जो आरोप लगाया ना कनाडा ने, तब से भारत पर ही आरोप लगा दिया कि भारतीय जो एजेंट है उनका हाथ हो सकता है, ऐसा कहना है। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और सबसे पहले तो उसी ने एक डिप्लोमेट को हटाया था, भारत ने भी एक हटाया था डिप्लोमेट। लेकिन अब भारत ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जितने डिप्लोमेट्स भारत के आपके पास हैं यानी कनाडा में, उतने ही आपके हमारे पास होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादा जो है उनको हटाओ, नहीं तो हम इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस ले लेंगे, यानी कि राजनयिक सुरक्षा वापस ले लेंगे। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में होता है विशेषाधिकार होते हैं, जो स्थानीय कानून है उनके दायरे से छूट मिल जाती है। तो ये प्रावधान तो 41 को वापस लेना पड़ा है अपने यहाँ। हालांकि इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने जो है वो गहरी चिंता जताई है कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कनाडा की बात करें, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, राजधानी है ओटावा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? आंसर होगा USA, अमेरिका में स्थापित हुई है। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी प्रतिमा 19 फीट ऊंची है और इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। कहाँ पर स्थापित हुई है? अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हालांकि जवाब पहले ही दे चुका हूँ मैं। क्वेश्चन होगा, अमेरिका में स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये नाम रखा गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अब दोस्तों दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो के आखिरी स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अक्टूबर को। और थीम क्या है इस बार की? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के व्यवहार में गरिमा लाना, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल शेफ डे। आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और 2023 की थीम क्या है? बढ़ते हुए महान रसोइये, यानी ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का स्थापना दिवस। ओके, कब बनाया गया था इसको? तो 1984 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। आंसर होगा 13 मई और 14 अक्टूबर को। तो साल में 2 बार मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को हाल में मनाया गया है। ठीक है, A और B यानी 13 और 14 ये दोनों दिन है। इस बार की थीम क्या है? जल पक्षी जीवन को कायम रखना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है पसंद आया होगा आपको। शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। और डेली हम लोग वीडियो लाते हैं, मंडे टू सैटरडे, ज़रूर देखिए। ओके, बाय।